नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं योर मनी और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, योर होस्ट। तो आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा ये शो, जिसे हम साल दर साल आपके लिए लगातार हर रोज लेकर आते हैं एक्सेप्ट वीकेंड्स। और पर्सनल फाइनेंस पर हमारी कोशिश यही रहती है कि आपकी पकड़ हर दिन मजबूत होती जाए। तो आज हम एक बार फिर हाजिर हैं जिंदगी के हर कदम पर। जैसा कि आप जानते हैं, पैसों की ज़रूरत होती है तो उसकी प्लानिंग भी अच्छी होनी चाहिए। और योर मनी में यही हम आपको बताते हैं कि न सिर्फ पैसे को कमाना है, बचाना है, बल्कि उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां से वो आपको और कमाई करके दे। तो चलिए, आज भी ये सारी बातें होंगी ताकि आप अपनी जिंदगी के हर गोल को अच्छी तरह से पूरा कर पाए। सवाल पूछने के कई जरिए हैं आपके पास। सबसे पहले तो ये व्हाट्सएप नंबर 7045220000 सबसे आसान, यहाँ अपने सवाल भेजिए। अगर आपको ईमेल अच्छा लगता है और थोड़ा डिटेल में लिखना चाहते हैं तो yourmoney@nw18.com पर आप भेजें। उसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और एक्स पर भी सीधे अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट ये शो भी वहीं पे देख सकते हैं और हैशटैग इस्तेमाल करेंगे आस्क आवाज योर मनी। आपके सवाल सीधे हमारे पास पहुंच जाएंगे, राइट। और आज भी ये ढेर सारी बातें हम करने वाले हैं। और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होंगे कंप्लीट सर्किट कैपिटल के पार्टनर और वेस्ट जोन के हेड विकास पुरी। और इनफैक्ट ना सिर्फ हम आपके सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे यहाँ पर इंडेक्स फंड्स की, कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं, कैसे आप इनसे लाभ उठा सकते हैं, इन्वेस्ट फंड में किन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए इंडेक्स फंड के अंदर, और इससे रिटर्न्स कितने आते हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे दर्शक हमसे ये सवाल पूछते हैं कि हम इस फील्ड में आना चाहते हैं या फिर हम पर्सनल फाइनेंस में उतरना चाहते हैं, हम भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन अभी तो हमारी उम्र इतनी हो गई, अभी तो हमारी उम्र उतनी हो गई, क्या हम आ सकते हैं? जी हाँ, आपकी उम्र कितनी भी हो, आप किसी भी दिन आ सकते हैं। ये रूल ज़रूर है कि जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, जितना अर्ली करते हैं, फ़ायदा उतना ज़्यादा मिलता है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाला मामला यहाँ भी होता है। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि अगर आप 45 के हो गए या 50 के हो गए या नियर टू रिटायरमेंट है तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तब ये ज़रूर होगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होगा उसका बैलेंस एक अलग तरीके से क्रिएट किया जाएगा। उसमें कितनी इक्विटी होगी, कितना डेट होगा, यही हमारे एक्सपर्ट आपको बताते हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आज ये सारी बातें भी हम आपसे करने जा रहे हैं और साथ ही साथ हम अपने एक्सपर्ट से आपके लिए चुनिंदा 4 से 5 फंड्स आपको बताने के लिए कहते हैं। तो वो फंड्स भी नोट करने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि आज हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। एक बार फिर से आप ये नंबर जरूर नोट कर लीजिए, 7045220000। आप सीधे व्हाट्सएप पे अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं yourmoney@network18.com पे, या फिर फेसबुक और ट्विटर, या जिसे आजकल हम एक्स कहते हैं, वहाँ पर आप में से कई लोग ये शो सीधा देखते हैं। वहाँ पर भी आप हमें सवाल भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपके सवालों को अच्छी तरह ले पाएँ। तो चलिए, आज के शो की हम शुरुआत करते हैं। और जैसा मैंने कहा था, आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं विकास पुरी साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका। और चलिए, तो हम शो में जाएं, दर्शकों के सवालों के जवाब लें। उससे पहले थोड़ी बात आज हम करेंगे इंडेक्स फंड के ऊपर। तो क्या होते हैं इंडेक्स फंड, किस तरीके से ये काम करते हैं, कौन इसमें निवेश कर सकता है, कितना फ़ायदा, कितना रिटर्न, ये सारी बातें आपसे पूछेंगे। शुरुआत इसी से, इंडेक्स फंड क्या है? धन्यवाद विपिन जी। तो विपिन जी, क्या है कि जो स्टॉक्स ट्रेड होते हैं मार्केट में, वो बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन देखी जाती है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, फ्लोट कितना है और प्राइस कितना है, उससे मार्केट कैप जो है वो उसकी डिफाइन होती है। तो टॉप की जो 100 कंपनीज हैं उसको हम लार्ज कैप स्टॉक्स बोलते हैं। 101 से 250 तक जो है वो मिड कैप स्टॉक्स हैं और 250 के ऊपर के स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं। अब होता क्या है कि इस मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखते हुए, जैसे मान लीजिए निफ्टी है, तो निफ्टी टॉप के 50 स्टॉक्स को जो है उसका कंपोनेंट जो है वो बनाता है। तो यदि फंड मैनेजर अगर निफ्टी 50 एक फंड लेता है जिसमें कि वो 50 स्टॉक्स हैं, तो उसको हम इंडेक्स फंड बोलेंगे, जो म्यूचुअल फंड रूट या ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलते हैं, उसको प्लेटफॉर्म के थ्रू वो निवेशकों तक आता है। तो अब सरल भाषा में ये बोलेंगे कि जो निफ्टी के टॉप 50 स्टॉक्स हैं, यदि उनकी एक मार्केट है, उसका एक फंड है जो इंडेक्स फंड भी हम उसको बोलते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, वो अगर कोई फंड मैनेजर निवेशकों के लिए ऑप्शन लेके आता है, तो फॉर एग्जांपल अगर एसबीआई है तो एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड होगा, यूटीआई है तो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड होगा,
आईसीआईसीआई है तो आईसीआईसीआई निफ्टी 50 का साहब होगा। बिल्कुल अच्छे से आपने समझाया। मेरे मन में एक सवाल आया, तो क्या जो अलग अलग इंडेक्स हम देखते हैं बीएसई एनएसई पे की, जैसे आपने तो मेन इंडेक्स की बात कर दी निफ्टी 50 की, जो कि उनका सूचकांक की है, लेकिन वहां पर स्मॉल कैप इंडेक्स भी होता है, मिड कैप इंडेक्स भी होता है, वहां पर दूसरे इंडेक्सेस भी होते हैं, तो क्या उनको मिला के भी फंड आएंगे, वो भी इंडेक्स फंड की कैटेगरी में कहलाएंगे? जी, तो यदि मान लीजिए जो निफ्टी नेक्स्ट 50, अगर मान लीजिए 50 जो टॉप की कंपनीज है उसको हटा के जो अगली 50 कंपनीज या 100 कंपनीज है, यदि उसकी कोई बास्केट फंड मैनेजर क्रिएट करता है तो उसको निफ्टी नेक्स्ट 50 के नाम से भी जाना जाता है। या फिर मान लीजिए निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 150 जिसको हम बोलते हैं, तो यानी कि मिड कैप की 150 कंपनीज की जो एक बास्केट तैयार करके, क्योंकि एक निवेशक जो है वो एक एक करके स्टॉक तो खरीद नहीं सकता। अगर आप 100 शेयर की बात करते हो, 150 की बात करते हो, तो अगर आप इंडेक्स फंड रूट के थ्रू आते हैं तो वो जी, तो देखिए विकास साहब यही समझा रहे थे कि जो इंडेक्स है, तो इसे आसान भाषा में ऐसे ही समझ सकते हैं कि निफ्टी 50 50 शेयरों का इंडेक्स है। इसी तरह बीएसई का जो इंडेक्स है वो 100 शेयरों का, जो प्रमुख 100 शेयर जिसमें वो ट्रेड करते हैं। तो अगर आप वो उसमें से अलग अलग शेयर्स कहाँ खरीदेंगे या कहाँ निवेश करेंगे, तो उन सब का जो पूरे इंडेक्स को अगर आप खरीदना चाहते हैं, उसका लाभ लेना चाहते हैं, तो वही लाभ आपको इंडेक्स फंड देते हैं। मैंने सही कहा विकास जी? जी बिल्कुल सही बोला आपने विपिन जी। और अभी क्या है, मार्केट में नॉट ओनली मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप इंडेक्स फंड भी आ चुके हैं। और अब बैंक निफ्टी वाले जो है या बैंकिंग सेक्टर के, तो सेक्टर बेस्ड भी इंडेक्स फंड मार्केट में आ चुके हैं। तो निवेशकों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं कि वो खुद से ना करें तो फंड मैनेजर वो जो जिस प्रोपोर्शन में वो स्टॉक्स ट्रेड होते हैं उसी प्रोपोर्शन में वो बास्केट क्रिएट करके निवेशकों के लिए लाते हैं। इसको हम ट्रैकिंग एरर बोलते हैं कि जिसकी ट्रैकिंग एरर बिल्कुल कम होगी, यानी कि वो कदम ताल अगर मार्केट के साथ कर रहा है इंडाइसिस के साथ, तो वो फंड मैनेजर बहुत अच्छे से उसको मैनेज कर रहा है, तो उसको हम ट्रैकिंग एरर भी बोलते हैं। जी, तो विकास जी कई बार मैं ना एक्सपर्ट्स को एक बात कहते हुए सुनता हूं मार्केट कमेंट्री में, उस लिहाज से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि ऐसे तो हम बहुत अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लेकिन कई बार वो कहते हैं कि अरे आप तो इंडेक्स खरीद लीजिए या इंडेक्स फंड ले लीजिए, तो क्या ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है? मतलब उनका कहना होता है कि भाई निफ्टी के टॉप 50 स्टॉक वो तो हमेशा ही टॉप रहेंगे, उसमें से जो खराब होगा या जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा वो टॉप में से निकल जाएगा, जो अच्छा परफॉर्मर होगा वो टॉप में आ जाएगा। यानी आपने अगर ये इंडेक्स ले लिया ना, तो आप हमेशा ही अच्छे स्टॉक्स में निवेशित रहेंगे। क्या ऐसा कहना सही है? बिल्कुल सही। और इसमें विपिन जी कॉस्ट भी बहुत कम होती है, बिकॉज जनरली ये जो इंडेक्स फंड्स होते हैं उनकी कॉस्ट बहुत कम है। तो फंड अगर मान लीजिए कोई निवेशक 10 साल या 12 साल के लिए बना रहे, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा कॉस्ट बचती है उसकी। तो लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि ये आपके पोर्टफोलियो का एटलीस्ट 10 to 15% इंडेक्स फंड्स होने ही चाहिए। जी हाँ, और बिल्कुल जो थोड़ा सा स्वर कट गया विकास जी का, उसमें यही वो बता रहे थे कि चूंकि भाई देखिए ये तो इंडेक्स है, इसमें मैनेजर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। 50 का जो निफ्टी का इंडेक्स है वो तो अपने आप में ही मेंटेन है, निफ्टी में से ही शेयर अंदर बाहर होते रहेंगे, वरना तो कई बार दूसरे फंड्स में मैनेजर्स को बहुत सिर खपाना पड़ता है कि कौन सा परफॉर्मिंग फंड अंदर लाऊं, कौन सा निकाल दूं। लेकिन यहाँ तो वो टॉप 50 कंपनीज हमेशा बरकरार रहती है, इसीलिए उसकी जो फीस है वो भी कम रहती है। और जैसा कह रहे हैं कि अगर 10 से 12 साल आप निवेशित रह गए तो ये बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं और आपके पोर्टफोलियो में इन्हें होना ही चाहिए। तो आई थिंक हमने कम से कम एक इंडेक्स फंड क्या होता है, क्यों इसमें निवेश करना चाहिए, क्या इसकी खासियत है और क्यों इसकी इतनी बातचीत होती है, वो आपको कन्वे कर दिया है। अच्छा, अब सवाल लूं उससे पहले सर विकास जी, आपके जो टॉप 4 फंड्स हैं वो कौन से रहेंगे? जी विपिन जी, आज की तारीख में अगर हम इंडेक्स फंड्स को के अलावा अगर दूसरे फंड्स की बात करें, तो मेरे एसेट मल्टी कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्स, टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड और आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज फंड, ये 4 फंड से अगर तारीख में मैं एग्रेसिव स्मॉल कैप कैटेगरी, मिड कैप, प्योर मिड कैप कैटेगरी में रहूंगा, तो एक मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप रूट से अगर खेलेंगे तो एक पोर्टफोलियो बेटर परफॉर्मेंस दे देगा। अच्छा, और निफ्टी के इंडेक्स वाले टॉप 4 फंड्स अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहें? विपिन जी, जो निफ्टी इंडेक्स फंड्स हैं उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, बिकॉज एंड ऑफ द डे फंड मैनेजर निफ्टी के ही कंपोनेंट्स को ट्रैक करके पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहा है। बट स्टिल यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड बहुत अच्छा है। एचडीएफसी का इंडेक्स निफ्टी 50 जो प्लान है वो बहुत अच्छा है।
अगर आप मिड कैप साइड में आएंगे तो मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी मिड कैप 150 फंड भी एक अच्छा है, और कोटक का एक निफ्टी नेक्स्ट 50, विच मीन्स के टॉप की 50 कंपनी के बाद वाली जो 50 कंपनीज है या 100 कंपनीज है, उसका जो एक बास्केट है वो कोटक आपको ऑफर करता है। तो इस तरह के जो इंडेक्स फंड्स है आप ले लेंगे, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। लास्ट में यही बोलूंगा कि जो फंड मैनेजर कितने अच्छे से तालमेल बिठाता है निफ्टी के साथ में या निफ्टी 150 के साथ में, वो कदम ताल जितना बेटर रहेगा, ट्रैकिंग एरर कम होगी, उतना ही फंड की परफॉर्मेंस निफ्टी को रेप्लिकेट करेगी। चलिए बढ़िया। तो ये टॉप 4 निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स, कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, एचडीएफसी इंडेक्स निफ्टी 50 प्लान और मोतीलाल निफ्टी मिड कैप 150। चलिए, तो ये 4 फंड्स हो गए आशीष जी की तरफ से। अब हम सवाल जवाब के सिलसिले को, माफ कीजिए विकास जी की तरफ से, अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले कॉलर अब आ रहे हैं, इनफैक्ट आशीष जी जो कर्नाटका से हमें कॉल कर रहे हैं। आशीष जी गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहेंगे आज? नमस्कार विपिन सर, विकास सर जी बताएं। सर वो मेरा सवाल था, मैंने पोर्टफोलियो शेयर किया हुआ है तो उस पर जानना था सर, अगर कुछ चेंजेस हो या फिर और अगर उसमें कुछ इंक्रीमेंट करना हो तो क्या सही रहेगा? ठीक है जी, तो आपका पोर्टफोलियो हमारे सामने है, दर्शकों को भी दिखेगा। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में 4000, एसबीआई स्मॉल कैप में 4, एचएसबीसी मिड कैप में 4, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 4, आईसीआईसी प्रू फोकस में 4 और एसबीआई कॉन्ट्रा 6 फंड है। इन सब में 4-4 हजार रुपए आपने, कुल 24,000 रुपए आप मंथली एसआईपी कर रहे हैं। और पोर्टफोलियो की वैल्यू इस वक्त हो गई है 24 लाख रुपए की 15 साल में। हाँ, तो जरा आप मुझे लक्ष्य के बारे में बताइए। आपने हमें भेजा है कि 15 साल में आप 3 करोड़ रुपए, तो ये कुछ स्पेसिफिक आपने सोचा है कि मेरे रिटायरमेंट के लिए होंगे, आपको कोई चीज खरीदनी है या कोई और प्लानिंग? सर रिटायरमेंट ही है, और इस पे अगर मतलब कम से कम 3 CR तो रहे कॉर्पस, उससे बेटर हो तो और भी अच्छा है। तो रिटायरमेंट सर इसका। चलिए, रिटायरमेंट के लिए, और 34 साल की उम्र है तो बहुत, देखिए हम शुरू में भी बात कर रहे थे कि कई सारे लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि किस उम्र में हम एंट्री करें। तो देखिए कोई पर्टिकुलर उम्र नहीं, जितना जल्दी उतना अच्छा, लेकिन जैसे आशीष जी का ही है तो इज ए वेल बैलेंस। 34 साल की उम्र में उन्होंने एक अच्छी एसआईपी बना रखी है यहाँ पर, और रिटायरमेंट के लिए वो 3 करोड़ प्लान कर रहे हैं। राइट विकास जी, तो अब आशीष जी चाहते हैं कि उनके पोर्टफोलियो का रिव्यू किया जाए। उनका लक्ष्य साफ है, 15 साल में 3 करोड़ और मौजूदा 24,000 की एसआईपी 6 अलग अलग फंड्स में। क्या सब ठीक जा रहा है? जी, बाय एंड लार्ज उनका पोर्टफोलियो अच्छा ही है, ठीक है। और जो इनका जो लक्ष्य है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि शॉर्ट पड़ेगा। इनको अपना सिप का अमाउंट बढ़ाने की जरूरत है। इनके जो कॉन्ट्रा, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई फोकस जो है वो उसमें बने रहे और थोड़ा सा टॉप अप करें उसमें। और जो इनकी सिप और वो चल रहे लमसम इनका अमाउंट है, उसमें लगभग इनका 2.5 करोड़ के आसपास का पोर्टफोलियो बनेगा। यदि ये 30,000 का सिप कर लेते हैं तो और 15% से अगर ग्रो किया तो इनका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। बट अगर 30,000 की सिप करेंगे तो थोड़ा कंफर्टेबली अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच जाएंगे। अच्छा विकास जी, एक सवाल है मेरे मन में। आमतौर पे जितने भी फाइनेंशियल प्लानर्स आते हैं, आप या अन्य लोग, वो बहुत ही स्टैंडर्ड एक 12% का लक्ष्य पकड़ के चलते हैं। तो मोटा मोटा आप लोगों का भी अनुभव यही है कि उसके आसपास ही रिटर्न आता है, या कुछ केसेस में आप देखते हैं 15, 17 या उससे भी ज्यादा रिटर्न आते हैं लोगों के पास? विपिन जी, हम थोड़ा कंजर्वेटिव होके अपना वो देते हैं। अगर आप फंड्स की परफॉर्मेंस देखेंगे 15 साल, 20 साल, 25 साल की, तो ये फंड्स 15, 17, 18% के ऊपर ही ग्रो कर रहे हैं। तो लेकिन फिर भी क्या होता है कि जो पास्ट में हो गया, क्या वो आगे फ्यूचर में उसी हिसाब से चलेगा क्या? तो हम इसीलिए कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलते हैं कि आप 12% पे कैलकुलेट करिए। पैसा ज्यादा बन गया तो वो अच्छी बात है, वो तो एक डिलाइट है या एक अच्छा सरप्राइज है कि हमारा पोर्टफोलियो उससे बेटर बन के आ गया। जी, तो दर्शकों को या निवेशकों को सरप्राइज मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। 12% एक बहुत ही स्टैंडर्ड कंजर्वेटिव रेट ऑफ रिटर्न है, लेकिन 15-17% के भी रिटर्न आते हुए देखे हैं। सो उतना मिला तो फिर तो छप्पर फाड़ के चलिए, अच्छी बात है। तो आशीष जी, जो चेंजेस आपको बताएं वो कर दीजिएगा, और थोड़ी सी एसआईपी और बढ़ा दें, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बढ़ा ही देंगे आने वाले सालों में। तो 30,000 रुपए की अगर एसआईपी आपकी हो जाएगी तो फिर आपका 3 करोड़ रुपए का लक्ष्य भी दूर नहीं रहेगा। राइट, अब हमारे साथ हमारे अगली कॉलर हैं ऋतु, जो हमें कोलकाता से कॉल कर रही हैं। ऋतु जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए हम क्या सेवा कर सकते हैं आज आपकी? नमस्कार सर। नमस्ते। मेरी बेटी का पोर्टफोलियो मैंने सेंड किया है। अच्छा, ये आपकी बेटी का पोर्टफोलियो है? ओके, हाँ, ठीक है। 27 ईयर्स उसका एज है। ओके, ठीक है मैम। 27 साल।
तो उसका पोर्टफोलियो थोड़ा रिव्यू कर दीजिएगा कि और कुछ ऐड करना है या फिर 20 साल में 5 करोड़ का उसका ये है लक्ष्य गोल। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा और डिटेल यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। आप मंथली अभी फिलहाल 14,500 की SIP कर रही हैं और पोर्टफोलियो वैल्यू अभी करीब करीब 3.5 लाख रुपए तक पहुंच गई है। लक्ष्य है थोड़ा महत्वाकांक्षी, 20 साल में 5 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं। और जो इन्वेस्टमेंट फिलहाल है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ETF ये भी लिया हुआ है इन्होंने, और मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप। अब 4 फंड में 3-3 हज़ार और एक फंड में 2,500 रुपए लग रहे, तो कुल मिला के 14,500 रुपए की SIP हर महीने। यहाँ पर लेकिन विकास जी थोड़ा लक्ष्य मुझे लग रहा है महत्वाकांक्षी सा है, पर मैं कह नहीं सकता क्योंकि अभी यंग है काफ़ी। आगे चलते हुए 20 साल में इनको 5 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं, क्या इतने से हो जाएगा? जी आपने बिल्कुल सही बोला विपिन जी। 2.9 करोड़ के आसपास इनका पोर्टफोलियो बनता है, वो भी अगर मैं 15% की ग्रोथ रेट लूँ। तो यदि इनको अपना जो टारगेट अचीव करना है तो इनको ऑलमोस्ट डबल करना पड़ेगा अपना SIP। लगभग 28,000 का मंथली सिप करेंगे तो ये अपना टारगेट इजीली अचीव कर सकते हैं। एक छोटा सा मैं आपको जो चेंजेस है वो ये बोलूँगा कि एक्सिस स्मॉल कैप को आप बंद करके निपॉन स्मॉल कैप ले लीजिए अगर स्मॉल कैप कैटेगरी में बनना है। और उसके अलावा यदि आपको एक फंड लेना है रितु जी, तो आप टाटा लार्ज एंड मिड कैप या फिर ICICI मल्टी कैप फंड ले सकते हो। ठीक है, एक तो ये 2 चेंजेस यहाँ पर आपके लिए हैं, एक्सिस स्मॉल कैप से निपॉन स्मॉल कैप में आना है, और एक टाटा का फंड जो बताया है वो भी ले सकते हैं। और देखिए ऋतु, आपको अच्छी बात है, मतलब बड़ा सोचेंगे तभी बड़ा कर पाएंगे, लेकिन मौजूदा SIP से तो हम ज़्यादा दूर नहीं पहुंचेंगे, लेकिन आपने जो 5 करोड़ का लक्ष्य बनाया है उसके लिए आपको करीब इस SIP को 30,000 डबल करना पड़ेगा, वहां पहुंचाना होगा। और आई होप कि आप कर लेंगे। अभी तो आप काफ़ी यंग हैं, 27 ईयर्स ओनली, तो आगे चलते हुए इस धीरे धीरे SIP को बढ़ाइए। हम उम्मीद करते हैं कि आपका लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। अच्छा पुरी साहब, एक सवाल मेरे मन में, जैसे कई बार हम पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं तो आप लोग ये चेंजेस बताते हैं, क्या कोई भी फंड ऐसा नहीं है, या मतलब ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं होगी कि आपने कुछ अच्छे फंड्स ले लिए और फिर 10-12 साल के लिए छोड़ दिया, ऐसे में शायद उतने अच्छे रिटर्न जनरेट नहीं होंगे क्या? विपिन जी, अगर आप ऑल वेदर फंड्स ले लेंगे ना, जैसे मल्टी कैप हो गया या फ्लेक्सी कैप फंड्स हो गया, तो वो जनरली आपको इतना परेशान नहीं करेंगे, बिकॉज वो उनकी एक कंसिस्टेंसी रहती है, बिकॉज आप लगभग हर तरह की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ खेल रहे हैं। बट यदि पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म कहाँ होता है, या तो बहुत ज्यादा ओवरलैप कर लेते हैं लोग कि एक ही तरह के सारे ही फंड फ्लेक्सी कैप ले लिए, सारे ही मल्टी कैप ले लिए, या फिर आप जो स्मॉल कैप हो गया वो ले लिए बहुत सारे। तो ये सब जो है वो पोर्टफोलियो के अंडर परफॉर्मेंस जो है वो क्रिएट करते हैं। अगर आप एक बैलेंस्ड अप्रोच रखेंगे तो पोर्टफोलियो कभी भी अंडर परफॉर्म नहीं करेगा। वो फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो हमेशा आपको मार्केट से ज्यादा ही रिटर्न देके जाएगा। चलिए बढ़िया, तो ये एक बात और निकल कर आई कि अगर आप एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें हर तरीके के फंड का एक प्रॉपर बैलेंस है, जो अक्सर रोज हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बार बार चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे और रिटर्न भी ऑन एन एवरेज मार्केट से बेहतर मिलने के चांसेस काफी प्रबल रहेंगे। चलिए इसी बात पर छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं योर मनी, हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब, कर रहे हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और कुछ इंटरेस्टिंग बातें। पुरी साहब हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे अगले कॉलर राजेश जायसवाल साहब भी फोन लाइन पर आ गए हैं, जो हमें राजस्थान से कॉल कर रहे हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या पूछेंगे आप? नमस्कार साहब। नमस्ते, बताएं सर। मैं सर 66 ईयर ओल्ड हूँ सर। ओके जी। और अब इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था। मैं रिटायर हूँ, अभी रिटायर हुआ हूँ 2 साल पहले, और कुछ लमसम अमाउंट करना चाह रहा हूँ सर। 3 या 4 फंड्स के अंदर चाह रहा था मैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो सर आपको बधाई, क्योंकि आज ही हम ये बात कर रहे थे कि कोई उम्र नहीं है निवेश की शुरुआत की, तो आपने ही आज हमें कॉल कर लिया, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तो हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। जी हाँ, और मंथली मेरी अपनी पेंशन आती है 60,000। ओके जी। तो आप एक मुश्त कितना 25 लाख रुपए डालना चाहते हैं, राइट? ये और आप पूछ रहे हैं कि कितने फंड में SIP भी कर दूं, तो मतलब ये इसके अलावा आप SIP भी करना चाहते हैं, जो आपकी पेंशन आ रही है 60,000 रुपए मंथली की, उसमें से? जी जी जी। वो कितना करना चाहते हैं आप? वो 10,000 के आसपास। 10,000, ठीक है जी, बढ़िया है। तो विकास जी, बढ़िया सवाल है ये। राजेश जी जो कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सोचा है कि अब हम निवेश करेंगे, एक मुश्त 25 लाख रुपए, एक तो लमसम डालना चाहते हैं और हर महीने 10,000 की SIP भी करना चाहते हैं।
जी सो राजेश जी, क्योंकि आप इस समय जिस पड़ाव पे हैं, मतलब आपका रिटायरमेंट हो चुका है, तो आपका जो 25 लाख है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा इनडायरेक्ट वे में इक्विटी एक्सपोजर लीजिए। डायरेक्टली आप इक्विटी फंड्स में ना जाएं। तो फॉर एग्जांपल एक इक्विटी सेविंग्स फंड ऑप्शन होती है, एक बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी होती है, और एक हाइब्रिड कैटेगरी होती है। उसके थ्रू आप एक्सपोजर लेंगे तो आपको डेट और इक्विटी का दोनों का जो है मिश्रण मिलेगा। अब इसमें अगर मैं फंड की आपको सलाह दूं तो एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड करके है एक, आप वो ले सकते हैं। टाटा हाइब्रिड से आप एक उसमें पोर्टफोलियो में आदित्य बिरला सन लाइफ का एक हाइब्रिड 95 फंड है, वो ले सकते हैं। उसके अलावा एक आपका कोटक का भी फंड है, जो मैंने अभी आपको बताया, कोटक इक्विटी सेविंग्स फंड। तो इस तरीके से आप 5-5 लाख रुपया इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए और रफली 9 to 10% का एक लॉन्ग टर्म एवरेज अगर आप इनका फंड्स का देखेंगे यील्ड बैठेगा। तो आपका अगर एवरेज मैं मान के चलूं तो 20,000 का मंथली आपका एक एवरेज इनफ्लो बढ़ सकता है, क्योंकि आपका एक होम लोन चल रहा है तो 60,000 का आपका पेंशन है। यदि आपके पास पैसा बच रहा है तो आप एसआईपी कर दीजिए। यदि आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो आपका जो 60,000 का आपका पेंशन है उसमें से आप ईएमआई माइनस करेंगे, 15,000 आपका वो बचेगा, रफली 20,000 का आपको यहाँ से इनकम हो जाएगा। तो 35,000 का मंथली इनकम है। अब उसमें जो अब हर महीने बचता है, आप जो बचे उसको आप एज अ एडिशनल परचेजेस के थ्रू करिए म्यूचुअल फंड में, क्योंकि जब आपने सिप किया तो आपकी एक बंदिश हो जाएगी कि आपको उतना अमाउंट हमेशा इन्वेस्ट करना ही है। तो वो थोड़ा आप एक बार देख लीजिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं 10,000, तो 10,000 अगर आप कंफर्टेबल हैं तो भी मैंने ये जो आपको 4 या 5 फंड बताए, इसी में ही आप थोड़ा थोड़ा टॉप अप करते रहिए। जी चलिए, बढ़िया। अच्छा विकास साहब, जो मैं बात कर रहा था तो मुझे अच्छा लगा ये सवाल आया राजेश जी की तरफ से। आज हम बात कर ही रहे थे तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अगर मान लीजिए रिटायरमेंट की तरफ है या रिटायर हो गए या उम्र आपकी काफ़ी आगे निकल गई है तो आप ना करें राजेश जी जैसे। बस ये है कि जैसा आपने कहा कि आपके लिए किस तरह का पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट रहेगा, कितना आपको एक्सपोजर लेना है इक्विटी से, डेट के साथ, बैलेंस वाली चीज़ें लेनी है, लेकिन कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल विपिन जी, आपने बिल्कुल सही बोला। यदि मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन है जो बहुत अच्छी वेल्दी फैमिली से आते हैं, या उनका बिजनेस है अच्छा, या उनके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो वो अमाउंट उनको पता है कि इनकी पेंशन भी है, वो अमाउंट बेसिकली वो जो जमा कर रहे हैं वो अगली जनरेशन के लिए है या अपने नाते पोतियों के लिए, तो आप इक्विटी एक्सपोजर जरूर लीजिए। और यही दूसरी तरफ कोई बहुत यंग है, 35 साल के हैं या 40 साल के हैं, वो अकेले ही अपने घर की पूरी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, तो उनको तो थोड़ा कंजर्वेटिव होना चाहिए। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि पर्पस ऑफ मनी और उसका आपके पास में जो कितनी अवधि के लिए पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो डिफाइन करता है कि आप उसमें ज्यादा रिस्क लें कि नहीं लें। जी चलिए, लेकिन निवेश करना, बचत करना बहुत अच्छी बात है। तो बहुत एक बार आपको फिर से बधाई राजेश जी, और हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है। बाकी डिटेल आपको बता ही दी यहाँ पर पूरी साहब ने, आप उसको फॉलो कीजिए। चलिए, एक ईमेल है हमारे पास राखी का। राखी मैडम ने देहरादून से हमें ईमेल भेजा है। 34 ईयर्स ऑफ एज है, मौजूदा निवेश है 29,000 की एसआईपी, पोर्टफोलियो की वैल्यू 2 लाख है, 20 साल में 5 करोड़ रुपए जमा करना चाहती हैं, रिव्यू चाहती हैं अपने पोर्टफोलियो का। कैनरा रेबेको स्मॉल कैप फंड में 5,000, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में 5,000, कैनरा रेबेको इमर्जिंग इक्विटीज में 5,000, और इसके अलावा पराग पारिक फ्लैक्सी कैप में 6, क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर में 2 और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 6। इस तरह से कुल मिलाकर 29,000 की एसआईपी। अगेन यहाँ पर थोड़ा सा एसआईपी तो ठीक है 30,000 के आसपास है, और 20 साल ने वक्त भी इनके पास ज़्यादा है, 5 करोड़ रुपए इन्हें जमा करना है। इतने में हो जाएगा सर? विपिन जी, मुझे लगता है कि अगर हम 15% के रन रेट से चलेंगे तो लगभग 20-30 लाख रुपया शॉर्ट पड़ता है। और यदि फंड्स ने 15 से ज्यादा दे दिया तो हो भी जाएगा। बट अगर थोड़ा कंफर्टेबली अगर अपना टारगेट अचीव करना है तो 2 से 3,000 का एसआईपी यदि ऐड कर लेते हैं अपना, तो कंफर्टेबली 5 करोड़ हो जाएगा। और जहां पोर्टफोलियो की बात है तो एक छोटा सा चेंज आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि स्मॉल कैप फंड में बने रहना है तो कैनरा स्मॉल कैप से आप निपॉन स्मॉल कैप में आ जाएंगे तो वो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो बहुत छोटा सा एक्सचेंज, कैनरा रेबेको स्मॉल कैप से निकॉन में आना है आपको और आपका काम हो जाएगा। और बाकी 3,000 जब आप 29,000 की राखी जी कर सकती हैं एसआईपी, 3,000 और बढ़ाने में मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है, और आपका 5 करोड़ का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा ऑलरेडी। अगर 29,000 भी जाते हैं तो भी 20 साल आपके पास एक पर्याप्त समय है।
10, 20, 30, 40 लाख कम पड़ेंगे, लेकिन फिर भी आप 4 करोड़ 4.5 करोड़ के आसपास यहाँ से या इवन उसके ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन 3,000 बढ़ा पाए तो सो फॉर सो गुड। हाँ, बस ये चेंज जरूर कर लीजिएगा, कैनरा रेबेको स्मॉल कैप को निपॉन से आपको चेंज करना है। तो राखी जी के लिए ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर विकास साहब, अब जैसे यहाँ समय इनके पास ज़्यादा है तो हम उम्मीद करें कि इनको और बेहतर रिटर्न्स, मतलब आपने भी 15% तो पकड़ ही लिया, लेकिन उससे ज़्यादा भी आ सकता है। विपिन जी बिल्कुल सही, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि एक मिनट विपिन जी, जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जो क्या अगर आप फंड्स का देखें लिस्ट जो हमने डिस्कस किया और जिन फंड्स की हम बात कर रहे हैं, जो निवेशक भी जो फंड्स अपने बता रहे हैं, उन सब में अगर आप देखेंगे 17 to 18% का, और इनफैक्ट कुछ मिड कैप फंड्स में तो विपिन जी 21, 22, 23% का भी CAGR और लॉन्ग टर्म CAGR, ये हम कोई ऐसा 2 साल 3 साल की बात नहीं कर रहे। तो फंड्स ने डेफिनेटली रिटर्न बहुत अच्छे दिए हैं। लेकिन अगेन हैविंग सेड दैट, हम हमेशा कैलकुलेशन 15 की इसलिए करते हैं कि फ्यूचर में आने वाले कुछ सालों में यदि वैसा रिटर्न नहीं आया जो पिछले सालों में आया, तो आप अपना जो गोल प्लानिंग है उस हिसाब से करिए। और हम वही बोलते हैं कि यदि आपने गोल प्लानिंग थोड़ा सा कम समझ के किया कि 12% पे या 13% पे रिटर्न आएगा और रिटर्न 17 या 18% आ गया, तो ज्यादा पैसा बनना किसको बुरा लगेगा? तो वो तो पोर्टफोलियो के अच्छा ही है। जी, चलिए बढ़िया विकास साहब, बहुत शुक्रिया। आज आपने काफ़ी सारी बातें की हमसे, अच्छे सवालों के जवाब तो आए, लेकिन जो इंसाइट रहती है कि कैसे करना, कहाँ करना, कितना एक्सपेक्ट करेंगे, किस उम्र में कैसा डेट इक्विटी का रेशो, तमाम चीज़ें ये काफ़ी अच्छी रहती हैं जो दर्शकों को जानना ज़रूरी है। बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और इनफैक्ट विकास जी ने कुछ अच्छे फंड्स भी बताए थे, आज आपको इंडेक्स फंड भी समझाए थे। जाते जाते आपको एक बार फिर दिखा देते हैं, अगर आप इच्छुक हैं उसमें। तो देखिए, जो फंड्स यहाँ पर विकास जी ने सजेस्ट किए थे, मेरे एसेट मल्टी कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड, ICICI प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आपका पोर्टफोलियो मिक्स अच्छा है, बार बार फंड्स को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 4 फंड कुछ उसी लाइन में है, उसी कैटेगरी में, जो एक परफेक्ट पोर्टफोलियो मिक्स बनाते हैं। इसके अलावा इंडेक्स फंड भी उन्होंने 4 सजेस्ट किए थे, वो भी आपको फटाफट दिखा देते हैं, जहां पर आप पूरे निफ्टी का, BSE, तमाम अलग अलग इंडेक्स का फायदा उठा सकते हैं। फीस भी वहां पर कम होती है, रिटर्न्स भी वहां अच्छे आते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हुए इंडेक्स फंड हमें दिखाई देते हैं। चलिए, तो इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आपके लिए है आवाज समाचार। नमस्कार।